नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस हिंदी की लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें आज हम देखेंगे संधि से मिले हुए कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर तक पूरा कंप्लीट कर दिया था अपना संधि का, तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में ना आया हो। तो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन कुछ इसी तरीके का है। लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए मैं आपको एक बार संधि रिवाइज करवा देता हूँ, या जैसे आप कहते हैं कि संधि का शॉर्टकट। भाई वैसे तो देखो, मेरे हिसाब से कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब आपने सीख लिया तो शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख के पहचानने के लिए कि कौन से टाइप की संधि है, तो स्वर संधि का शॉर्टकट अभी बताता हूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे संधि के शॉर्टकट आएंगे बताता रहूँगा। तो पहला स्वर संधि का जो शॉर्टकट है, आपको याद हो स्वर संधि कितने टाइप की हमने बात करी थी? टोटल 5 तरीके की बात करी थी। पहले तो संधि हमने कितने तरीके की बात करी थी? 3 टाइप की थी। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि थी हमारी, वो 5 तरीके की थी। नाम आप लोग अपने आप याद रखिए कौन कौन से थे। अब उसके तरीके, सबसे पहली कौन सी थी 5 तरीकों में? जल्दी जल्दी बताओ भाई, कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी दीर्घ आपकी, तो पहले वाली दीर्घ संधि। दूसरी आपकी कौन सी? जिसमें गुण बदल जाता है, गुण संधि। तीसरी आपकी वृद्धि, जिसमें मात्रा की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि संधि। चौथी आपकी यण संधि और 5वीं आपकी आयादी। अब आप कहोगे यार इनका क्या शॉर्टकट? शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बस एक बार याद कर लो कि भाई जहाँ भी आपको जो भी आपको शब्द मिले कि इसका संधि विच्छेद करना है या क्या करना है, जो भी शब्द मिले उसके लगभग लगभग बीच से में को, बीच टाइप में को आपको मात्रा कौन कौन सी मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी मात्रा किसकी? या तो आ की मात्रा, या जिसे आप बड़ी ई बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा, या फिर आपको मिलेगी किसकी? बड़े ऊ की मात्रा। यानी कि जो भी शब्द होगा उसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, या कहीं पे ऐसा बड़ा ऊ मात्रा में जरूर होगा। तो जब कोई ऐसा शब्द दिखाई दे तो आप मान लीजिए कि वो क्या है? दीर्घ संधि है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला रेखांश, ये एक शब्द है, देखो इसमें यहाँ पे मात्रा नजर आ रही है। दूसरा मैंने ले लिया हरीश, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की इस जगह पे। तीसरा मैंने ले लिया सिंधु उर्मी, तो यहां पे बीच में को किसकी मात्रा नजर आ रही है? बड़े ओ की। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आप समझ लीजिए कि वो दीर्घ संधि से मिले हुए हैं। अब बात आती है गुण की। गुण का मतलब है कि जहां कहीं आपको शब्द में किसका नजर आ जाए, कौन नजर आ जाए आपको? ए नजर आ जाए। यानी कि ए का मतलब कि एक मात्रा नजर आ जाए किसी भी शब्द के ऊपर, अगर एक मात्रा है, या फिर शब्द के साथ ओ की मात्रा आ जाए। तो इस तरीके के जब आपको मात्राएं नजर आ जाए, यहां पे तो कौन सी मात्रा नजर आई आपको? आ की, बड़ी ई की, ऊ की। जब आपको इसी तरीके से कुछ लिखा मिले और आपको मात्रा नजर आए कुछ इस तरीके की, ए की या ओ की मात्रा नजर आए, तो आप कहेंगे कि भाई वो गुण संधि है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया राजेश, तो आप ये शय पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। हमेशा मैं भी गलती करता हूं, शय के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती। तो राजेश, अब इसमें बीच से मैंने कहा कि बीच में देख लो कि बीच में कौन सी मात्रा आ रही है? ए की मात्रा, यानी कि ये वाली मात्रा आ रही है। कौन सी? इसका लिखित रूप ये होता है और मात्रिक रूप ये होता है। ये मैं पहले ही वर्णमाला में आपको बता चुका हूं। दूसरा आप ले लो वीरोचित, तो देखिए यहां पे बीच में को किसकी मात्रा आ रही है? ओ की मात्रा आ रही है। अब आप कहोगे कि भाई मात्रा तो यहां पे छोटे ई की भी आ रही है, ये भी तो एक मात्रा है और ये भी बीच में ही है। तो ध्यान करो मेरे भाई, ये जो छोटे ई की मात्रा है यहाँ पे मैंने कहीं नहीं लिखा। यहाँ पे कौन सी मात्रा है? बड़ी है सारी। यहाँ पे अगर एक सिंगल मात्रा है इन दोनों में, तो यहाँ पे ये वाली मात्रा नहीं काउंट होगी क्योंकि ये छोटी ई की है। हमें कौन सी मात्रा देखनी है? अगर ये वाली मात्रा आती है तो दीर्घ में जाएगा, ये वाली मात्रा आती है तो गुण में जाएगा। यानी कि इन शब्दों में बड़े आ, बड़ा ई, बड़ा ओ की मात्रा आती है, और इन शब्दों में कौन सी? आपकी ए की मात्रा, यानी कि सिंगल मात्रा आती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि सिंगल मात्रा है। जैसे राजेश हो गया, वीरोचित हो गया, या फिर आपका री वाली अगर संधि करते हैं, या फिर एक शब्द हम देख लेते हैं महर्षि। अब इस वाले में क्या है? ये जो ऊपर इस तरीके का रे आता है, ये वाला रे, यानी कि एक ए की मात्रा, एक ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और इस तरीके से अगर रे आ जाता है आपका, तो समझ लीजिए कि ये किसके हैं? गुण के हैं। अब इसके बाद तीसरा कौन सा? वृद्धि। वृद्धि मैंने कब बताई थी? कि जब मात्रा में एक वृद्धि हो जाती है। ये यहाँ पे सिंगल मात्रा थी। अब मात्राओं में वृद्धि कौन सी होती है? कि जब आपका ए आ जाता है या जब आपका
औ आ जाता है। तो ए वाले में कैसे, एक के ऊपर दो मात्रा है और यहाँ पे एक डंडे के साथ दो मात्रा है, यही वाला तो था ना। अब ऐसे एक दो शब्द देख लेते हैं, इनसे पता लग जाएगा कि भाई इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया सदैव, ये दै भैया ऐसा है, थोड़ा सा तेजी में लिखने में हो जाती है गड़बड़। तो यहाँ पे क्या है, बीच में को देखो दो मात्राएं आ गई, मात्रा में वृद्धि हो गई। या महोज, ये एक शब्द है महोज, तो ये इस तरीके की जहां एक सिंगल मात्रा होगी और ये एक डंडे के साथ औ की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है। तो जब ऐसी मात्राएं आ जाती हैं तो मात्रा में वृद्धि होगी, यानी कि ये वृद्धि संधि होती है। अगला आता है यण संधि। यण संधि में आप लोगों को याद होगा कि भाई किस किस में कन्वर्ट होते हैं, वो या तो य में कन्वर्ट होते हैं, व में कन्वर्ट होते हैं और रे में, हलंत के साथ हैं, तीनों याद रखना। तो जब ये आते हैं, इसके पीछे जो स्वर आता है तो स्वर जुड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं पूरे, लेकिन इनके पहले का जो शब्द होता है, माफी चाहूंगा, शब्द नहीं अक्षर, इनसे पहले का जो अक्षर होता है वो क्या होता है, आधा होता है, यानी कि वो आधा होगा। तो जब कभी भी आपको किसी शब्द में य व और रे नजर आए और साथ में ये क्या हो जाए, इससे पहले वाला जो आपका अक्षर है वो क्या हो, आधा हो, यानी कि वो व्यंजन के तौर पे रहे, तो उस टाइम पे आप मान लीजिए कि आपकी कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से। इत्यादि, तो देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यह। अब आप कहोगे एक चीज और कि यहाँ पे यह के बाद एक मात्रा और भी तो है, तो भाई ये इसमें क्यों नहीं आया, दीर्घ में क्यों नहीं आया। तो दीर्घ में इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर जो ये मात्रा है वो तो सही बात है आपकी, आप भी समझोगे मैं भी यही समझूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये के साथ आ है, क्योंकि अगर ये आप या को देखोगे तो ये या नहीं है, ये प्लस आ है। तो ये जो ये है इससे पहले का जो शब्द जो अक्षर है वो क्या है, अधूरा है, आधा है, ये आधा तय है ना। तो इस तरीके का जो होगा वो किस में जाएगा, यण में। सेम ऐसे ही जैसे मैं एक और ले लेता हूं, चलिए अन्वित। तो यहां पे क्या नजर आया मुझे, वह नजर आया, और वह से पहले वाला जो ये है आपका अक्षर है ये क्या है, न, और कैसा है, अधूरा। तो इसलिए ऐसे जो शब्द होंगे वो यण में जाएंगे। लास्ट बचता आपका अयादि। अयादि में भी सेम ऐसे ही चीज है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह वह से पहले वाला जो आपका जो ये जो आधा था, अभी आधा नहीं रहेगा, ये पूरा रहेगा। बस इतना ही अंतर है मोटे मोटे तौर पे। एग्जाम्पल इसका भी देख लो, जैसे इसका एग्जाम्पल है नयन। तो आपको कौन दिखाई दे यहाँ पे, यह, और यह से पहले वाला कौन है, ये न, अक्षर क्या है, पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ले लो पवन। पवन में कौन है, वह से पहले वाला कौन है, पै कैसा है, पूरा है। तो इस तरीके के जो आपके शब्द बनेंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे, अयादि में। अब आप कहोगे आपने ये तो बता दिया, लेकिन अब इसको सही से करके दिखाओ, हमारी समझ में नहीं आया, हमारे तो ऊपर से निकल गया। इसका तो मेरे पास खैर कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके ऊपर से निकल गया, पर कोई नहीं, पकड़ के लाता हूँ, आपकी बुद्धि में डालने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ शब्द लिखता हूँ अभी यहाँ पे, वो सारे के सारे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे हुए हैं, फिर उनका हम संधि विच्छेद करते हैं, तब आपको ये बात मेरी समझ में आएगी कि हम कैसे करेंगे। चलिए, तो ये वो सारे क्वेश्चन है जो यूपी टेट में पूछे हुए हैं। यूपी टेट में ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं पेपर 1 में। हर साल कोई ना कोई पूछा हुआ, टोटल 10 क्वेश्चन है ये, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मैंने सारे ढूंढ लिए। तो अब देखते हैं इनको। अच्छा, इनमें सब में क्या क्वेश्चन पूछा होता है, इनमें किसी में भी नहीं पूछा हुआ है इसमें कौन सी संधि है, सब में पूछा हुआ है संधि विच्छेद। तो संधि तो जो मैंने अभी बताया, पीछे देख के आप समझ सकते हो कि भाई हाँ, इसमें जैसे मनोरथ, ओ की मात्रा नजर आ रही है बीच में, तो ओ है, तो कौन सी होगी इसमें संधि, बताओ। गुण हो सकती है शायद, या जो भी हो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि ये टूट के सार्थक शब्द कैसे बनेंगे। अगर ये तोड़ना मुझे आ गया तो मतलब मैं सब समझ जाऊंगा। चलो, तो इनकी संधि विच्छेद देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है, मनोरथ। मनोरथ। मैं इस शब्द को अगर ध्वनि लेवल पे लेके तोड़ूं तो कैसे तोड़ूंगा भाई। सबसे पहले मैं अक्षर में लेते हैं इसको, सबसे पहले लेते हैं अक्षर में। तो अक्षर में कैसे होगा, मैं प्लस नो। हो सकता है कुछ लोगों को ये आता हो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं आता वो दोबारा से इसको सीख लो। प्लस रे प्लस थे, यही है ना अक्षर लेवल पे। अब इसको अक्षर के बाद में किस पे करूंगा, ध्वनि। ध्वनि यानी कि जिसमें से व्यंजन से स्वर अलग करने हैं, वो ध्वनि लेवल की बात होती है। चलो जी, तो क्या हो जाएगा, मैं है पूरा का पूरा है, कोई छोटा बड़ा कोई कटपट तो नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये क्या है कि मैं हलंत के साथ और इसके साथ अपने आप में एक स्वर लगा हुआ है, ए।
अगला क्या है, नो। नो का मतलब न है और स्वर कौन है इसमें, भाई इसमें मात्रिक रूप ही तो उसका स्वर होगा, तो इसमें मात्रिक रूप किसका है, ओ का, यानी कि ये लगा हुआ है ओ प्लस रे। कोई स्वर इसमें कोई मात्रा नहीं, मात्रा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इसमें अपने आप कौन होगा, ए भाई साहब जुड़े होंगे, हम तो यही कहते आ रहे हैं। सेम अगला कौन है, थ। थ में भी कोई मात्रा नहीं है, मात्रा नहीं है तो ये मान के चलो कि भैया इसमें एक ए स्वर अपने आप जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा ध्वनि लेवल। ये ध्वनि लेवल पे आ गया। ध्वनि लेवल का मतलब है कि आपका व्यंजन और स्वर जो भी मात्रिक रूप है वो मैंने अलग अलग लिख दिया। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो भाई आप अपना दोबारा से पढ़ के आइए वर्णमाला को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मनोरथ से मैंने ये कैसे लिखा है। चलो, अब जब संधि विच्छेद की बात है, जब संधि विच्छेद की बात है तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि भाई एक मात्रा ढूंढ लो। मैंने अभी एग्जाम्पल बताए थे आपको, वो मात्रा देख लो इसमें कहाँ को नजर आ रही है। तो यहाँ देखो, यहाँ कोई मात्रा है नहीं है, मेरी एक मात्रा तो मुझे ये नजर आ रही, किसकी है, ओ की। ओ की मात्रा है ना। और मुझे ये याद आ रहा है कुछ कुछ, अगर मैंने पढ़ाई करी है तो, अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे ये याद आ रहा कि ओ की मात्रा कब आती है। जैसे ही ओ की मात्रा आती है तो दो चीजों पे ध्यान जाएगा हमारा फटाफट। किस पे, कि ओ की मात्रा कहाँ आती है, एक तो आती है गुण संधि में, स्वर के अंदर जो गुण संधि होती है वहां पे। कैसे आती है, कि जब ए और आ का मेल किसके साथ हो जाता है, ऊ या बड़े ऊ के साथ होता है, बड़े ऊ के साथ होता है, तो क्या बन जाता है, ओ। एक तो ये हो गया। और दूसरा ओ कहां बनता है, अगर आपको ध्यान हो तो विसर्ग संधि में बनता है। और विसर्ग में कौन से वाला, जिसमें विसर्ग का ओ हो जाता है। तो याद हो गया, याद है आपको या नहीं याद है, नहीं याद है तो दोबारा याद कर लो भाई जाके। इन दो, अब इन दो में से कोई सा एक इस पे सेट बैठेगा। चलो जी देखते हैं कैसे। अब वो कैसे होता है कि अगर आप ए और आ का करते हैं, मैं पहले कहता हूं कि जी मैं तो पहले गुण ही लूंगा, मैं तो गुण से ही चलूंगा। चलो जी, अब अगर आप यहां पे ए या आ का लेते हैं, मैं इस विसर्ग को हटा देता हूं, इसकी बात नहीं करता मैं इसी की बात करता हूं। तो ये जो ओ आएगा ये इन दो के योग से आएगा। बाकी को ऐसी कॉपी कर दो यहां पे, मैं ए प्लस ने, एक शब्द ये हो जाएगा और दूसरा शब्द इधर की तरफ से आएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, रे प्लस ए प्लस थे प्लस ए, यही आएगा। चलो जी, अब मैंने जो कहा था, अब इनका शब्द बनाने की कोशिश करो। तो यहां पे जो शब्द बनेगा वो कौन बनेगा, मैं ए, ये क्या बन गया, अक्षर मैं। न के साथ या तो ए बनेगा, भाई अगर हलंत के साथ है तो इससे क्या बनेगा, या तो न बनेगा, और अगर हलंत के साथ आ है, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ना बनेगा। तो यानी कि मैं प्लस न बनेगा या फिर ना बनेगा। और इधर की तरफ क्या बन जाएगा जी आपका, या तो ऊ से शब्द बनेगा, तो ये ऊ ए रथ है, मैं इधर ऊ रथ कर दिया मैंने सीधे, मैं सीधे ही नहीं करता, मैं एक एक करके ही लिखूंगा। तो इधर एक जो बनेगा वो ऊ या बड़ा ऊ से बनेगा, जो भी बनेगा, प्लस ये रे ए मिलकर रे हो गया, प्लस ये थे हो गया। तो इधर का जो शब्द बनेगा वो कौन बनेगा, मैं इसको हटाता हूं जरा यहां से, ये क्या बनेगा, या तो मन बनेगा या मना बनेगा। और इधर का जो शब्द बनेगा ऊ रथ या फिर बड़ा ऊ रथ। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से सार्थक शब्द कौन कौन से हैं। क्या मन, मन तो चलो मैं मान लूंगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए मन में भी विसर्ग लगता है, तब ये मन सही होता है। मन हम लिख देते हैं कि मन, लेकिन मन का जो सही तरीका लिखने का वो ये होता है। तो ये लगा हुआ नहीं है तो ये भी सार्थक नहीं है, मना भी सार्थक नहीं है, उरथ भी सार्थक नहीं है, और उरथ भी सार्थक नहीं है। इसका मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा वो तो बेकार हो गया भाई, ये तो कुछ नहीं है। तो ये तो चलेगा ही नहीं काम। वापिस आ जाओ, किस पे आओगे, अब देखो, या तो आप संधि एकदम बिल्कुल याद रखो, आप देखती बता दो कि भाई ये इसका है, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरीके से तोड़ के देखना पड़ेगा। और संधि विच्छेद ऐसे ही होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तभी संधि विच्छेद होगा। तो अब मैं इसको यहां से फिर दोबारा कर देता हूं, और अब ध्यान देते हैं हम किस पे, अपनी दूसरी वाली पे, कि भैया विसर्ग संधि की भी बात करी थी हमने कभी पे। और विसर्ग संधि में क्या होता है, अगर आपको याद हो कि जो अपना विसर्ग होता है, विसर्ग से पहले और बाद में, पूरा रूल याद रखना। कौन सा रूल था वो, कि भैया तीसरे चौथे और पांचवें वर्ग का हो, या फिर अंतःस्थ हो, या फिर ऊष्म का है हो, और पहले ए हो, तो ये क्या बन जाता है, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में।
ठीक है, ऐसे ही था ना, ए और विसर्ग मिलके ओ में परिवर्तित हो जाते हैं, यही था। चलो जी, तो हम इस ओ की जगह क्या मिलेगा हमें, या तो ए प्लस विसर्ग प्लस इधर जो है ये ओ किसकी जगह आया था, ए प्लस विसर्ग की जगह ही तो ओ बना था। दोबारा खोल के नोट्स में चेक करो, ए प्लस विसर्ग मिलके क्या बनते हैं, ओ। यानी कि विसर्ग से पहले पढ़ो जरा पहले वाला रूल कि विसर्ग का ओ हो जाना, वो सबसे पहला रूल है कि जब ये विसर्ग लगा होता है, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद कौन कौन से हो, तीसरा चौथा, भाई तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग हो, या फिर अंत्यस्थ हो, यानी कि ये रे ले वह हो, या फिर है हो। तो यहाँ पर रे भी है, उससे पहले मैंने मतलब ये जब होता है तो इसका मतलब ये ओ जो होता है किसकी जगह, ए और विसर्ग मिलके ओ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ओ। तो इस ओ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। रे को तो हटा देता हूँ, ये रे थोड़ी है, विसर्ग और ए मिलके क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। बाकी को मैं यहाँ पे ये वाला रूल देख लेना भाई एक बार जाके, बाकी को मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, मैं ए प्लस न हलंत के साथ प्लस ए प्लस विसर्ग प्लस रे भाई साहब आ गए यहाँ पे ऐसे करके, ठ आ गए यहाँ पे ऐसे करके। तो अब आप इनको जोड़ो वापस, संधि विच्छेद तो अब संधि हमें यहीं से विच्छेद करनी थी। शब्द इधर भी एक सार्थक शब्द बने, इधर भी एक सार्थक शब्द बने। चलो जी, मैं और ए मिलके क्या बन गए, मैं। न के पीछे स्वर है कौन सा, ए का, तो ये भी न पूर्ण हो गया, न। विसर्ग अपनी जगह लगा हुआ है, मन है, प्लस रे ए मिलके क्या बन गए, रे, और थ ए मिलके बन गए जी थ। तो मन है, अच्छा अब ये प्लस लगा हुआ है मैंने, चलो इसको हटा देता हूँ, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये दोनों तो मिलके क्या बन गए, मन है प्लस रथ, मन है प्लस रथ। तो ये एक सार्थक शब्द है, मन है प्लस रथ एक सार्थक शब्द है। तो इसका मतलब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मन है प्लस रथ। और एग्जाम में ऑप्शन में जो मेरे पास सेट था उसमें ऑप्शन शायद ए था इसका, और क्या था वो ऑप्शन, मन है प्लस रथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे संधि को पहले अक्षर में लाना, अक्षर से ध्वनि में लाना, ध्वनि के बीच में एक मात्रा को पहचानना, उस मात्रा को पहचान के कोशिश करना कि जो भी संधि का तरीका वहां पे दिया हुआ हो उस संधि के तरीके से आप उसको अलग अलग करें, दो सार्थक शब्दों में उसे लाएं और दो सार्थक शब्दों में लाके उसे पहचान के बताइए कि भैया इसका संधि विच्छेद ये होगा। यही मेन चीज है जो एग्जाम में आता है। वहां पे संधि बनाने के लिए बहुत ही रियर क्वेश्चन आता है। सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है कि उस संधि का विच्छेद करिए। तो विच्छेद इस तरीके से होगा 1 by 1। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है हमें, तो यार 5 मिनट संधि विच्छेद में लग जाएंगे, नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था मनोरथ। अब हम पवन की बात करते हैं। देखिए पवन को भी कैसे करते हैं, फटाफट करेंगे, पवन में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अरे वो क्योंकि छोटा सा है इसलिए नहीं लगाएंगे, वरना समय तो हम पूरा ही दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या है, पवन, पे वे न, पवन। मैंने कहा कि शब्द के बीच में पहले चेक कर लो कि भैया अगर आपको कहीं वह नजर आ रहा है और वह नजर आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले वाला जो अक्षर है वो कौन सा है, तो आधा होगा या पूरा होगा। ये पूरा है तो इसका मतलब किस में चला जाएगा, ये अयादी संधि में। यहां तक तो हमने अपनी तरफ से सोच लिया कि भैया ये अयादी संधि है, लेकिन हमें उससे अयादी से मतलब नहीं है, हमें तो शब्द का संधि विच्छेद करना है। चलो जी, शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अक्षर लेवल पे प है, व है और न, इन तीनों अक्षरों से मिलके तो बना हुआ है। चलो जी, ध्वनि लेवल पे क्या हो जाएगा, ध्वनि लेवल पे हो जाएगा ये प हलंत के साथ ए प्लस व हलंत के साथ उसके पीछे ए आ गया प्लस न हलंत के साथ उसके पीछे ए आ गया। कोई और मात्रा तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ ए का ही स्वर है। अब जी भाई साहब, शब्द के बीच में पहुंचो, कौन है वो वह कब आता है, किसकी जगह आता है संधि में, याद करो जल्दी से। वह आता है आपका किसकी जगह, या यण में या अयादी में, उन्हीं में तो आता है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया आपको कि पहले वाला पूरा तो अयादी, तो अयादी में ही जाओ आप ध्यान करके। और अयादी में क्या आता है बेसिकली, या तो आता है आपका अव या आता है आपका आव। ठीक है, यही दो आते हैं, अव या आव। और ये किसकी जगह, उसमें ये भी आता है भाई, ऐसा मत कहना कि भाई मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आय से मेरी दिक्कत है, आय या आय ऐसे आता है ना। तो फिलहाल तो यहाँ पे वह है तो मैं वह की बात करता हूँ। तो वह में वह किसकी जगह आएगा, या तो अव आएगा या आव आएगा।
यहाँ पे भैया मात्रा किसकी नजर आ रही है आपको? अव की। अगर आप देखो इसको ध्यान से देखो तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? अव नजर आ रहा है। आव तो नहीं आ रहा। तो जब ये अव नजर आ रहा है तो अव किसकी जगह आता है? जल्दी जल्दी याद करो यार, बोलो फटाफट। अव आता है हमारा ओ की जगह पे। भाई जहां पे ओ होता है वहीं तो आता है। ठीक है जी, हमने क्या करा, इस वे की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? ओ। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो बाकी सारा एज इट इज, ये ए और वे मिल के अव बने, और अव किसकी जगह आ रहा है? ओ की जगह आ रहा है। और ये जो ओ बनता है भाई ये किसी के साथ तो मैच करेगा ना। क्या थी अयादी में कि जब आपका ए हो, आए हो, ओ हो या औ हो, तो इसकी जगह आए, इसकी जगह आए, इसकी जगह औ, इसकी जगह आओ। और इनका जोड़ भी तो होता था ना किसी अन्य स्वर से, किसी अन्य स्वर से। यही तो था इसका रूल कि भाई किसी अन्य स्वर से होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे कोई अन्य स्वर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है। तो जब ओ और आय का मेल होता है तो ओ किस में परिवर्तित हो जाता है? औ में। और ए एज इट इज वहीं चला जाता है, तो ए एज इट इज वहां आ रहा है। चलो जी, मुझे ये तो समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे ओ है, तो इससे पहले का जो भी समान है वो यहाँ पे लिख दो। क्या है? पे बचा, क्योंकि ए तो इसके साथ जाके ओ बन रहा था, और इधर ए प्लस न प्लस ए, यही था। तो अब इसको जोड़ना भी तो है वापस, ये तो ध्वनि पे आ गया। अब इसका जोड़ यानी कि इसको किस पे लाना है? अक्षर पे लाना है। चलो जी इसके पीछे चलते हैं। स्वर है, क्या स्वर है भैया? इसके साथ पो बन जाएगा ये, प्लस ये क्या है? ए, ये, और ये न के पीछे कौन स्वर है? न। तो पो प्लस अन मिलके आपका क्या बनता है? पवन। तो ये दूसरा हो गया कि भैया संधि को ऐसे जोड़ के हमें ऐसे संधि विच्छेद करना है। तो ये आसान है, ये जल्दी जल्दी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुनर्जन्म। चलो जी पुनर्जन्म को भी देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? जन्म। तो सबसे पहले अपना देखो वही सिंपल सा तरीका करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में तो आपको पता है मैं ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ। तो क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म को अगर मैं अक्षर लेवल पे तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? पू प्लस ना प्लस ये आधा र है जो ऊपर गया हुआ है, जय प्लस आधा न है प्लस मैं है। अब इसको हम क्या करेंगे? ध्वनि यानी कि स्वर अलग करेंगे और इसमें से व्यंजन अलग करेंगे। तो स्वर और व्यंजन अलग अलग करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी पे हलंत के साथ कौन सी मात्रा है इसमें? छोटे ऊ वाली, प्लस न के साथ स्वर है किसका? ए का। रे पहले से ही बिना स्वर के है, प्लस जय के साथ किसका स्वर है? ए का, प्लस न बेचारे अधूरे हैं, और मैं के साथ स्वर किसका है? आपके ए का। तो हमने इसमें क्या कर दिया? स्वर और व्यंजन दोनों अलग कर दिए, जिसे हम ध्वनि लेवल बोल देते हैं। अब हमें अपनी देखनी है कि भाई इसमें संधि किसकी होगी, हमें तो नहीं पता। इसको करने मुझे लगता है एक मुश्किल से 3-4 सेकंड 5 सेकंड लगेगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो मैंने हमेशा कहा कि शब्द के बीच में ऐसी कोई चीज़ देख लीजिए जो जहां से कि आप लगे कि आप शब्द तोड़ सकते हैं। जैसे कि भाई मेरे को तो दिखाई देता है कि पुनः और जन्म एक है, यानी कि ये जो रे है बेचारा, यही सारे फसाद की जड़ है। और ये सारा फसाद किसकी वजह से आएगा? ये किसी की जगह रखा ही तो गया होगा। तो अब ध्यान करो आप, रे कहां पर आता है? रे कहां पर आता है? तो रे के लिए आप 2-3 संधि देख सकते हो। तो रे के लिए आप 2 संधि देखोगे, 2-3 पे ध्यान दोगे। भाई कहाँ कहाँ आता है? अगर आपको याद है, संधि के नियम याद है, तो एक तो मेरे को याद है कि भाई गुण संधि में आता है, एक यण में आता है। गुण में तो अर करके लिखा जाता है, यण में रह ही आता है, और एक तीसरी संधि आपकी, चलो फिलहाल तो इन 2 संधि पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि सारे क्वेश्चन स्वर संधि से ही आते हैं, तो इन्हीं 2 में से कोई सा होगा। गुण संधि का नियम आप फटाफट याद कर लो कि भैया गुण संधि कब होती है? कि जब ए आ इन दोनों का मिलन, क्योंकि मैं इसके रेस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं, जब री से होता है तो री किस में बदल, ये दोनों ये मिलके किस में बदल जाते हैं? ये अर में बदल जाते हैं। ये यही था ना। अब लेकिन होगा क्या कि भाई इसको चेक भी तो कर लो कि ये आ रहा नहीं आ रहा है। तो अब ये वाली चीज, ये जो अर है, ये आधा रह है जो भी है,
तो देखो यार यहाँ पे तो अर मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया अर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये जो है मेरी कौन सी हो, गुण संधि हो मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, लेकिन गुण संधि के लिए अगर ये अर आ रहा है तो ये किसकी जगह आएगा, अ और आ और री की जगह आएगा, तो इसके पीछे री तो होना चाहिए। मतलब अगर मैं लिख भी दूं यहाँ पे कि भाई चलो मैंने मान लिया कि भाई ये है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये किसकी जगह आ रहा है, ए और आ की जगह, और यहाँ पे री था, इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे मैंने क्या रखा था, ये अर रख दिया था मैंने। उल्टा कर रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं रख देता हूं, बात मैं वही कर रहा हूं जो काम किया आपके, तो अब इसका मतलब शब्द तो यहीं पे, संधि तो यहीं पे हुई थी इस जगह पे, तो इससे इधर का जो हिस्सा है वो इसके साथ जुड़ेगा और इसके इधर का हिस्सा इसके साथ जुड़ेगा। मैं इसके साथ अगर जोड़ने लगूं तो ये क्या है, पुनः है। ये तो बात सही बन रही है कि भैया पुनः बन सकता है या पूना बन सकता है। भैया तो पुनः बनेगा अ मिलके, या आ मिलके क्या बनेगा, पूना, और इधर क्या बनेगा, री ज अ, पता नहीं क्या बनेगा भाई भाई साहब जब री है तो पहला शब्द तो री हो ही गया इसका, रीजनम, रीजनम नाम का कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता, तो इसका मतलब यहां तो ये संधि हो ही नहीं सकती, तो ये गुण संधि तो होगी नहीं। मैं इसलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको। आप कहोगे कि यार क्यों खामा खा में लंबा खींच रहे हो, फटाफट बताओ हो जाएगा। मैं लंबा करके इसलिए बता रहा हूं कि देखो, संधि को विच्छेद करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि क्या सार्थक शब्द बनेगा क्या नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी, किसी को नहीं आता, तो इस बेसिक रूल पे चलोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, गलत नहीं होगा कभी भी। इसलिए मैं इतना लंबा कर करके बार बार बता रहा हूँ, वरना मैं 1 मिनट बता देता कि देखो जी इसमें तो ये संधि लगी और काम खत्म हो गया। तो ऐसा कोई शब्द आपको पता हो तो मुझे बताओ। रीजनम नाम का कोई शब्द होता नहीं है, तो इसलिए इसमें ये वाली गुण संधि की तो बात खत्म हो गई, अर वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई, तो इसको तो हटाओ जी, लो जी हट गया ये तो अब अगला बचा ये रहा यण संधि। यण संधि का क्या नियम है कि भैया जब भी री, मैं री के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, और यहाँ पे कोई अन्य स्वर आ जाए तो ये री किस में बदल जाता है, ये र में बदल जाता है, और जो भी इसका अन्य स्वर होगा वो इसके साथ, मात्रा है तो मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, बाकी जो भी है उसके साथ जुड़ जाएगा। अब लेकिन भाई इसके साथ तो कोई मात्रा है ही नहीं, इसके साथ पीछे अन्य स्वर कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर ये खाली र है और वो भी हलंत के साथ है, तो इसका मतलब इसके पीछे भाई कोई स्वर तो होना चाहिए था, तो इसके पीछे कोई स्वर नहीं है, तो इसका मतलब ये यण संधि भी नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे स्वर होना चाहिए था। यहाँ पे ये नियम कहता है कि री तो इसमें बदलेगा, लेकिन अन्य स्वर यहाँ पे होगा, वही तो इसकी मात्रा पूरी करेगा, वो भी नहीं है, तो इसकी भी कहानी खत्म हो गई। तो अब हमें सोचना है किस पे, या तो व्यंजन पे सोचना है या विसर्ग पे सोचना है। और अब देखो मैं यहां पे रुकता हूं 1 सेकंड के लिए, और मैं आपको सीधे कहता हूं कि भैया जब देखना यहां पे कि जब मैंने देखा कि भैया ये र के ऊपर मेरा संधि टूट सकती है, इधर पुनः आ सकता है, इधर जन्म आ सकता है, तो जो इसका पहला शब्द बन रहा है वो कौन बन रहा है, ज। और ज सीधी सी बात है, जब स्वर है ही नहीं, ये क्या है, व्यंजन वाली कैटेगरी में है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है स्वर संधि के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। मैंने आपको बताया जरूर है कि देखो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना। तो भैया पहले यहाँ यण और गुण आपकी दोनों ही खत्म हो गई इसको देखते ही, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया था कि आप कर सकते हैं ऐसे। अब उसके बाद बात आती है किसकी, कि भैया व्यंजन में, कोई व्यंजन संधि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि यहाँ जय आता हो और उसके साथ रै में कन्वर्जन होता हो, कोई भी नहीं है कि रै में कन्वर्ट करे वो। अब बचा आपका कौन, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि याद करो जरूर। तो विसर्ग संधि में एक दूसरे नंबर की संधि अपने नोट्स में खोल के देखना, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स में खोल के देखना, मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है कि विसर्ग का रै हो जाना। अब विसर्ग का रै हो जाने का नियम क्या है, याद करो फटाफट। क्या था नियम, नियम ये था कि भाई जब ए और आ को छोड़ के, इन दोनों को हटा के कोई और स्वर हो, इन दोनों को हटा के कोई और स्वर कौन कौन से होते हैं, ई उ, इस तरीके से कोई भी स्वर हो और प्लस विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, अ, आ, तीसरा, चौथा,
पांचवा, यही सारे थे ना। हम बड़े खुश हुए कि भैया विसर्ग भी है यहाँ पे। विसर्ग के बाद अपना जो च छ जय च सॉरी छ और जय, जय किस में पड़ता है? तीसरे में। तो इसका मतलब विसर्ग के बाद जय है तो विसर्ग के बाद जय हो सकता है, इसीलिए विसर्ग रह में बदल गया था। हम यहाँ पे बड़े खुश हो गए आके, यार मौज आ गई भाई, बन गया। पर भाई हमारी मौज यहीं पे अटक गई। क्या अटक गई? कि विसर्ग से पहले कौन नहीं है? कौन कौन है? ई उ री ऐसे करके सारे हैं, कौन नहीं है? ए और आ नहीं है। और हमें अगर हम यहाँ विसर्ग को रे में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा तो सबसे पहले ये बैठा हुआ है सांप, ये डस लेगा हमें, और ये ऐसा डसेगा कि एक नंबर खा के मारेगा ये। तो इसका मतलब यार ये विसर्ग संधि का भी नहीं है। ओ भाई साहब, सिर पकड़ लिया हमने तो। ना तो गुण बनी, ना यण बनी, ना व्यंजन बनता क्योंकि ये जय परेशान करेगा, ना विसर्ग बनता। तो फिर होगा क्या भाई? बिल्कुल होगा। थोड़ी सी ठंड रखो और याद करो कि विसर्ग संधि में एक अपवाद बताया था हमने, याद करके अच्छे से याद करना, जिसमें हमने बताया था कि विसर्ग के पहले अगर ए आ ई कुछ हो ऐसा, और बाद में यही तीसरा चौथा पांचवा और ये आपका अंत्यस्थ है और ऊष्म का है, जो सबसे पहले वाला जिसमें हम ए और ओ मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ओ में बदल जाते हैं, जो अभी हमने मनोरथ वाले में किया, वही रूल था ना। तो उसमें हमने एक अपवाद बताया था, ओ में कन्वर्ट होने के बजाय, जिसमें हमने लिखा था कि पुण्य है प्लस जन्म, एग्जाम्पल भी यही दिया था। ये अपवाद बताया था कि पुनः प्लस जन्म अगर हो तो ये अपवाद के तौर पे याद रखना कि यहाँ पे क्या है कि विसर्ग से पहले अगर आप इसको ध्यान दें तो विसर्ग के बाद कौन है? जय, यानी कि तीसरे उसका वर्ग का। और विसर्ग से पहले कौन है? न के साथ कौन टूटा था? ए। तो ये बिल्कुल सही बनता है कि भैया ए भी है, जो इसका रूल था कि ए प्लस विसर्ग प्लस ये तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा अंत्यस्थ है और है, इनमें से अगर कोई भी आता है तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हमने कहा था कि दो शब्दों पे आपको याद रखना है, एक पुनः पे और एक कौन सा दूसरा बताया था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अंतः बताया था ना, ये वाला अंतः है। तो कि भैया एक तो अंतः है और एक पुनः है। अंतर ध्यान और पुनर्जन्म, यही दोनों एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था। तो इसलिए वहां पे क्या होगा कि भैया ये वाली सिचुएशन अगर हम इसको देखें तो प्लस के विसर्ग से पहले कौन है? विसर्ग के बाद कौन है? जा। तो हमें समझ में आ गया कि भैया ये किस में कन्वर्ट होगा? ओ में कन्वर्ट होना है। ए और विसर्ग मिलके दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ओ में। लेकिन क्योंकि ये हमारा कौन सी कैटेगरी का था? ये हमारा अपवाद वाली कैटेगरी का था, तो इसलिए पुनर्जन्म क्या बनेगा? पुनः प्लस जन्म में ये जो विसर्ग है इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये पुनः जन्म पे ऊपर चला जाएगा। और रे में भी कौन सा? हलंत वाला, और हलंत वाला जब अधूरा होता है तो दूसरे के सिर पे जाके चढ़ जाता है, तो ये हो जाता है पुनर्जन्म। तो इसका मतलब अच्छा, अब इसका जो वो होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां पे यही पूछा हुआ है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? एक तो हो जाता है पुनः और दूसरा जन्म। तो पुनः और जन्म मिलके ही पुनर्जन्म बनता है। सेम ऐसे ही अंत वाला मैंने एक बताया था एग्जांपल, क्या बताया था? फटाफट याद कर लो जरा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि क्या है? इत्यादि कन्वर्ट करो भाई फटाफट फटाफट। किसमें? अक्षर पे लाओ पहले तो ये हो गया ई प्लस तय हलंत के साथ, या प्लस दी। अब ध्वनि पे लिया हो इसको। मेरी राइटिंग खराब होती जा रही है, थोड़ी अच्छी कर लेता हूँ, ज़्यादा जल्दी ही नहीं करता। जब हम इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ई तय हलंत के साथ, ये में से स्वर निकल गया, किसका स्वर है? आ का, प्लस द में से स्वर निकल गया, किसका है? ई की मात्रा का। ये हो गया जी हमारा ध्वनि लेवल पे। अब हमें क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ने में इधर मुझे इत नजर आ रहा है, इधर मुझे आदि नजर आ सकता है, और बीच में कौन बचा? ये यही दिखाई दे रहा है। अब ये जो य है, या तो शॉर्टकट लगा लो कि भाई या से पहले वाला जो व्यंजन है वो अधूरा है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया? वही हो गया जो तुम सोच रहे हो, यण।
यण में तो होता है ना वो, ये और वे में बदल जाते हैं, अयादि में आए और आओ में आय में बदल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ यह की बात है, तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये स्वर संधि में आ सकता है। चलो देखते हैं कैसे कैसे। तो यण संधि का हमें नियम पता ही है, क्या है? यण संधि में कहते हैं कि भैया जब ई ऊ, तो हमें तो यह के लिए देखना है, तो यह का हमें पता है कि जब ई और बड़ी ई इन दोनों में से कोई भी अन्य स्वर से मैच करते हैं, तो ये जो ई और ई है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यह में, और अन्य स्वर इसके पीछे एज इट इज रखा जाता है। यही था। तो इसका मतलब ये हलंत के साथ है, हलंत के साथ है, और इसके पीछे स्वर कौन है? या। तो इसका मतलब ये जो ये है ये किसकी जगह पे आया है? या तो यहाँ पे छोटी ई है या यहाँ पे बड़ी ई है, और किसके साथ है? अन्य स्वर एज इट इज कॉपी होता है तो वापस, क्योंकि अगर मैं ऐसे देखूंगा तो यही तो चीज है, यही लिखा हुआ है। मैं इसको एक बार जरा यहाँ से हटा देता हूं। अब मुझे क्या करना है कि भैया कॉपी करना है बाकी बचा हुआ। तो यहाँ क्या है? छोटी ई प्लस तय हलंत, यह की जगह क्या आ गया मेरा वापस? ई जिससे यह आया था, और आ का स्वर है ही, प्लस द और ई। संधि इसी जगह पे तो संधि हुई थी, इसी संधि ने तो हमें दिया था कि भाई जब ई और बड़ी ई के पीछे आ जाए तो ये क्या हो जाता है? यण संधि। और यण संधि में ई और बड़ी ई दोनों किसमें? यह में कन्वर्ट हो जाती है, और जो अन्य स्वर है उसके पीछे वाला वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो इसका मतलब इस जगह से संधि कटेगी, यानी कि एक शब्द ये होगा और एक शब्द ये होगा। अब इन शब्दों को बनाओ, तो बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा भैया? ये ईत है, तो या तो इसमें छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी। तो छोटी ई मिला के एक शब्द बनेगा या फिर बड़ी ई मिला के एक शब्द बनेगा। तो छोटी ई मिला के तो बना इति, और बड़ी ई मिला के बना इति। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं इन दोनों में से सार्थक शब्द कौन सा है, ये अपने आप देखना। और इधर क्या है? इधर तो सीधी सीधी सी बात है, कोई और है ही नहीं, तो यहाँ तो बन ही गया आदि, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत हो तो देखो भाई ऐसे बनेगा, यहाँ पे क्या बना? आ प्लस द, जब इसका व्यंजन है इसमें स्वर किसका है? दी का, तो आ और दी क्या बन जाएंगे? आदि। तो अब इसमें से सीधी सी बात है ये वाला सार्थक शब्द है, तो इसकी तो कहानी खत्म करो। तो यानी कि ये किस किस का जोड़ है? इत्यादि जो जोड़ है वो किस किस का है? इति प्लस आदि का, और यही इसका संधि विच्छेद है। देखो कितना आसान है। आपको जैसे जैसे नियम लगाए थे वैसे वैसे उल्टे करो। बस आपको क्या देखना है? ये देखना है कि भाई कहां आपको लगता है कि दो शब्द बन सकते हैं, कहां टूट रहा है, और ये आ रहा है तो ये किसकी जगह आया होगा। मतलब इसका रूल होगा ना, आने के लिए रूल होगा, तो वो रूल में ध्यान दो, आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका? सूर्योदय। सूर्योदय, तो सूर्योदय में सीधी सी बात है भाई क्या करना है? हमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो पहला तो अपना हमने तो वही नियम बना रखा है कि भाई हम यहाँ पे क्या करते जाएं। इससे पहले वो रे ऊपर चढ़ा हुआ है तो इसको ये करना पड़ेगा। ये तो हो गया मेरा अक्षर लेवल पे। अक्षर से मैं इसको क्या करना है कि भैया मेरे को इसको ध्वनि लेवल पे लाना है। तो ध्वनि लेवल पे देखो क्या हो जाएगा? सारे के सारे व्यंजन में से स्वर को अलग करो। ये स का स्वर है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, प्लस ये रे हलंत के साथ है। यह से स्वर जो निकला वो किसका निकला बाहर? ओ का, और यहाँ बचा द, और ये सॉरी द में ए का स्वर है, और ये में भी ए का स्वर है। ये अपना हमारा हो गया ध्वनि लेवल, यानी कि जहां पे व्यंजन और स्वर दोनों अलग अलग हो गए। अब हमें वही क्या करना? हमारा तो पुराना रूल है कि भैया मैं इसे ऐसी जगह से देखो कि जहां ये टूट सकता हो। तो जी सूर्य ओदया, ये जो ओ की मात्रा यही कुछ चोर है, इसी चोर को हमें पकड़ना है। चलो जी अब हम याद करें फटाफट, ओ किस किस की जगह आता है? ओ या तो अपना जो है विसर्ग संधि में आता है, सबसे पहला वाला नियम जो अभी हम इसमें देख रहे हैं पुनर्जन्म वाले में। तो विसर्ग के बाद क्या होता है? विसर्ग के बाद कोई जो है क ख ग घ, दा आ रहा भाई, आ रहा है किसमें? त थ द, तीसरे नंबर का है, हो सकता है, तो इनको तो मैं हटा दूं, हो सकता है तीसरे नंबर वाले में। और उससे पहले क्या हो? आ का स्वर, भाई यहाँ तो यह है, अरे हटाओ यार ये तो बन ही नहीं सकता, तो इसकी तो कहानी खत्म करो। तो अब बचा क्या? ओ दूसरा उसकी जगह कहाँ आएगा? स्वर संधि में आता है भाई। फिर तो भाई स्वर से लेके चलें, अगर हम शुरू से लेके चलें तो पहली नजर तो स्वर पे जाएगी, और स्वर में किस पे जाएगी? गुण पे जाएगी। और गुण में क्या कहता है कि भैया जब अ और आ का संबंध किससे हो जाए? ऊ या बड़े ऊ से हो जाए,
तो अपना ये दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गुण बदल लेते हैं, और किस में, गुण बदल के ओ में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही था ना। अब ये गुण बदल रहा है, ओ हमें समझ में आ गया कि भैया हाँ सही सही लग रहा है। तो ओ की जगह अगर हमने यहाँ पे वापस यही दोनों चीजें रख दी जिसकी वजह से ओ आया था, तो या तो अ आएगा या आ आएगा, प्लस किसकी, ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। यही था ना। मैं इसको हटा दूं जरा, समझदार हो इतने तो। इसमें तो आप ये नहीं कहोगे कि कुछ गड़बड़ है। तो संधि इस जगह पे हुई थी, इन दोनों से मिलकर तो ये ओ बना था, तो ये संधि ऐसे टूट गई और बाकी सारे को कॉपी कर लो। क्या क्या कॉपी होगा, एक तो जी सह कॉपी होगा, ये बड़ा ऊ कॉपी होगा, ये रे हलंत के साथ होगा, यह कॉपी होगा हलंत के साथ। इसके बाद कौन था, ओ की जगह क्या आया, आ आया और ऊ आया, तो इसकी ओ की कहानी खत्म है। अब उसके बाद बचा कौन, यहाँ पे दै, तो ये दै कॉपी होगा किसके साथ, अपने स्वर के साथ, यह कॉपी होगा अपने स्वर के साथ। चलो जी, अब इनसे क्या बनना चाहिए, दो सार्थक शब्द बनने चाहिए। वो सार्थक शब्द कौन से हैं, आओ देखो उनको भी देखते हैं। चलो जी, अब अगर मैं इससे बनाऊं तो ये तो मैं ए इसके साथ रखूंगा या आ रखूंगा, तो यह के साथ ए आएगा तो यह हो जाएगा, नहीं तो या हो जाएगा। तो ये तो बन गया जी, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, सू। ये रे हलंत के साथ हो गया, यह के साथ या तो यह रहेगा या रहेगा, दोनों में से मैंने लिख लिया। तो सीधी सी बात है, तो भैया ये तो बन गया सूर्य, या फिर अगर या लूंगा तो ये बन जाएगा सूर्या। अब जहां तक मुझे पता है सूर्या रख देते हैं हम नाम लोगों का, लेकिन ये एक सार्थक शब्द में नहीं गिनते। नाम अगर है किसी का सूर्या तो बात अलग है, हम सिर्फ सूर्य लेते हैं। अब बात आती है इधर, इधर या तो ऊ से बनेगा शब्द, या भैया तो ऊ और ये अपना क्या बन गया, दै बन गया, ये यह बन गया, दै के साथ स्वर ए का ये, तो या तो बनेगा उदय या बनेगा ये वाला उदय। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनमें कौन सा सार्थक शब्द है, तो अब इसमें संधि विच्छेद क्या हो गया आपका, सार्थक शब्द कौन हो गया, सूर्य जमा उदय। इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, सूर्योदय। ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं, इतना हर बार करके दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फटाफट आप सीख जाएं। नहीं तो मैं भी कह सकता हूं कि देखो यार, इसमें महोरमी में मुझे ओ नजर आ गया है, उधर की तरफ रह जा रहा है। अगला देखो यार, कहां नजर गड़ाए बैठे हो, अगला कौन है, महोरमी। तो महा प्लस उर्मी, मुझे तो यहीं से दिखाई देगा, क्या हो जाएगा, महा प्लस उर्मी। यही है। कैसे बना दिखा देता हूं दोबारा से। मैं अब ये पहले शब्द को हर बार मैं पहले और बाद वालों को छोड़ दूंगा, बीच वालों को ही मैं ध्वनि लेवल पे लेता हूं। तो ये क्या बना जी, मैं है हलंत के साथ, और इसमें कौन है, ओ, प्लस महो के बाद यहां पे कौन है, हलंत के साथ रे, प्लस मैं हलंत के साथ, प्लस ई की मात्रा है। यही है ना महोरमी। ओ मुझे नजर आ ही रहा है, ओ किसकी जगह, ओ की जगह कौन आएगा, या तो ए आएगा या आ आएगा, और ओ किसकी जगह, ऊ या बड़े ऊ की जगह। तो इधर क्या हो जाएगा, अगर मैं इनसे जोड़ूं तो ये क्या है, मैं प्लस है हलंत के साथ, तो दो शब्द बनेंगे, एक बनेगा मह, एक बनेगा महा। और इधर ऊ के साथ उर्मी, तो या तो बनेगा इस तरीके से उर्मी, या बनेगा उर्मी। तो जो सार्थक शब्द है एक तो ये है, अच्छा ये मैं ऐसे भाई किसी का भी कॉम्बिनेशन किसी से भी हो सकता है ना यहाँ पे, तो महा और उर्मी ये दोनों सार्थक शब्द हैं। तो इसका जो है जो संधि विच्छेद होगा वो महोर्मी। अगला क्या, स्वच्छंद, स्वच्छंद होगा ये भाई, ये चय होगा यहाँ पे जरूर। ये स्वच्छंद है, ये मैंने गलत लिख रखा है हो जाती है गलती, देख लीजिएगा आप इसे, स्वच्छंद है। अब आपको सीधी सी बात है भाई, ये जब भी ये आधा चय और छह टाइप की कोई चीज आए तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, सीधे सीधे व्यंजन संधि में। और व्यंजन संधि में भी कहाँ पे, चय छह कहाँ आते हैं, एक तो छह के संबंधी नियम में ही आते हैं, और दूसरा कहाँ आते हैं, दूसरा आते हैं आपके किसमें, तय संबंधी नियम में। तो एक तो छह संबंधी नियम में आते हैं और एक तय संबंधी नियम में आते हैं। तो जब ये तय संबंधी नियम होता है तो इसका क्या रूल होता है भाई, आधा चय तो इन्हीं दो में आता है। मेरे तो अभी इतना ही याद है, बाकी याद ही नहीं, मैं भूल गया सब कुछ। बाकी आपको याद हो तो याद कर लेना।
जो जो भी है वो लगा के देखना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे लगा के तब तक कुछ नहीं होगा। तो तय संबंधी नियम में क्या है कि भैया जब तय के बाद च या छ में से कोई हो तो ये तय जो है किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है, और बाकी सारा ऐसे ही कॉपी हो जाता है। यही तो था जिसका एग्जाम्पल भी हमने करा था, उच्चारण, उत्चारण था, जो तय के बाद च आ गया था तो वो आधा च में बदल गया था, इसलिए उच्चारण हो गया। तो यहाँ पे यानी कि तय जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ कोई तय नहीं है, यहाँ वह है, और वह में भी क्या आ गया, स्वर एक तरीके का। अगर मैं इसको अपने वही तरीके से करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है, प्लस इधर क्या है, आधा च प्लस छ। अगर मैं इसको करता हूं भी पूरा तो ये ए स्वर के साथ है और ये द भी ए स्वर के साथ है। स्व छंद। अच्छा, तो इसका मतलब इसकी तय की तो कहानी खत्म होगी, बच गया कौन, छ। और छह संबंधी नियम क्या कहता है, जब छह संबंधी नियम है तो छह संबंधी नियम में क्या है कि भैया जब आपका अ हो, ई हो, ऊ हो या फिर आ हो और इनके साथ कौन आ जाए कि आपका छ आ जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, ये आपका जो छ है ये छ में कन्वर्ट हो जाता था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये छ भी है और छ भी है मेरे पास। अगर मैं इसको पूरा ले लूँ तो ये छ, अगर ऐसे भी लूँ तो ये हो जाएगा यार। तो छ है, ये किसकी जगह आ रहा है, ये इन दोनों के जोड़ से बन रहा है, तो ये छ आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि देखो भैया ये जो संधि में जो छ आया ये किसकी जगह आया है, ये छ की जगह आया है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा ये इसकी जगह ये आ गया। मैं इसको हटा दूं, कभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इन दोनों की जगह तो कौन आ गया भाई साहब, छ पूरे हो गए क्योंकि ये इसके साथ का है। प्लस अगर मैं हलंत भी लिखूंगा तो ये आएगा यार इधर से द और ए, और इधर कौन आ गया, स्वा प्लस आ। तो ये तो बन गया हमारा स्व, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्लस छ पूरा हो गया। अरे भाई साहब एक चीज़ और गलती, ये बिंदु छोड़ गए हम यहाँ पे, मैं चलो बिंदी यहाँ पे इसको ले लेना भाई, मैं ये गलती से भूल गया, तो फिलहाल मैं इसे ऊपर ही ले लेता हूँ, चलो यहीं लिख लेता हूँ क्योंकि वो तो अनुस्वार वाली बात है ना। तो ये हो गया इधर का छंद, तो स्व प्लस छंद मिलके आपका बनता है स्वच्छंद। अब बचे तीन, बहिष्कार, ऋग्वेद, महेंद्र। महेंद्र तो यार बहुत ही आसान है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अपने आप देख लेना। महेंद्र तो आप अपने आप देखो क्या होगा, अपने आप देखो। ऋग्वेद और बहिष्कार ये दोनों बताता हूँ फटाफट, ताकि ये ज़्यादा लंबा ना खींचे लेक्चर। तो बहिष्कार को अपना तो भैया वही तरीका रहेगा, कि इस पूरे को क्या करो आप अपना ध्वनि लेवल पे ले आओ। तो ध्वनि लेवल पे ए प्लस है प्लस ई प्लस श हलंत के साथ के प्लस ए आ है, सॉरी कार है ना, और रे हलंत के साथ जिसमें स्वर है ए का। ये हमने अपना ध्वनि लेवल यानी कि जहाँ पे हमारे स्वर व्यंजन दोनों अलग हो गए। ठीक है, अब इसको तोड़ने की बात करें तो भैया मुझे दिख रहा है बही कार, यानी कि ये जो श है यही एक ऐसी जगह जहाँ से टूट सकता है। और अब याद करो जरा फटाफट कि संधि में श दो जगह कहाँ कहाँ आता है, स्वर संधि की तो बात ही खत्म कर दो, व्यंजन में आएगा या फिर विसर्ग में आएगा। व्यंजन में किस में आएगा, स संबंधी नियम में, और विसर्ग में किस में आएगा, श संबंधी नियम में। यही तो है दो जगह। इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या, फटाफट अपने नोट्स में चेक करो और देखो क्या होता है। तो इसके वाला मैं रूल लिखता हूं पहले कि स से पहले कौन हो जाए, स से पहले ए या आ को छोड़ के इन दोनों को हटा के कोई और स्वर हो जाए। तो भाई बात बनती सी नजर आ रही है। तो ये जो स है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इस श में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स है ये इस श में बदल जाता है। मैं भी बोलते बोलते से श ही बोल रहा हूँ बार बार, जो कि गलत है, पर इसका उच्चारण गलत है। तो ये वाला जो स है ये इस श में बदल जाएगा, तो ये ए आ नहीं होना चाहिए। भाई मुझे नजर आ रहा बिल्कुल सही बात। ये वाला जो श है इससे पहले कौन है, यहाँ पे ई है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये किसकी जगह आया हुआ है, इसकी जगह आया हुआ है। भाई इसकी जगह तो आया हुआ है और इधर मुझे ई दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो स है ये किसमें, श में बदल जाएगा। तो इधर बही हो गया और ये क्या शब्द बन जाएगा, सकार। तो
सकार एक सार्थक शब्द है क्या? रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ज़्यादा जल्दी ना करो। तो एक नियम तो इसका है, फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, ध्यान से देखना जरा। सकार, सकार धातु शब्द, धातु शब्द कौन है? कार, उसमें से आपने जोड़ दिया उपसर्ग, सकार बन गया। तो जरा ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पे इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। चलो खैर, अभी दूसरा इस बेचारे का भी तो देख लो, इसका भी तो नियम देख लो, ज़्यादा जल्दी मत करो। ये तो आपका व्यंजन संधि का हो गया। ये वाला क्या कहता है कि विसर्ग से पहले और बाद में, विसर्ग से पहले तो क्या हो? ई और ऊ हो, यही दो थे। और विसर्ग के बाद कौन हो? कै खे हो, और अलग टे ठे हो, और पै फै हो। इनमें से अगर कोई व्यंजन आता है तो इसका मतलब ये हलंत के साथ लो या स्वर के साथ लो, वो यार देख लेना अपने आप, बार बार लिखते लिखते मैं थक गया। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था ये विसर्ग किस में बदल जाता था? ये विसर्ग इस शय में बदल जाता था। अब जरा इसको ध्यान से देखो कि अगर विसर्ग की जगह ये शय आता है, इधर ई या ऊ है, ई भी मेरे पास है, विसर्ग शय में बदल गया, और इधर का कै भी मेरे पास है, ये कै हलंत के साथ जो मैं अभी कह रहा था आपसे। तो इसका मतलब ये वाला रूल ज़्यादा सही लग रहा है भाई मुझे, और सही इसलिए लग रहा है क्योंकि यही सही है। वो सकार स में उपसर्ग, स उपसर्ग जोड़ा हुआ है, तो वो सही नहीं जाएगा आपका। और वो भी क्या था? सकार भी पूरा नहीं था, वो स हलंत के साथ आएगा, तो सकार ऐसा कोई शब्द पूरा नहीं है। तो या फिर इसे ऐसे लिखें आप, सकार, मैंने इसीलिए वहाँ पे पूरी बात नहीं कही थी, वो ये बनेगा, तो इसलिए इसको हटा दो। तो यानी कि कौन से वाला? ये वाला रूल बन रहा है, ये वाला रूल बन रहा है। तो भैया इसके हिसाब से फटाफट बना के देखो कि क्या मेरी संधि बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। ये हो गया जी, इन दोनों से मिलके ए बन गया है, और ई मिल गया तो बही हो गया। अब इस शय किसकी जगह आया था? इस विसर्ग की जगह आया था। और आगे क्या बचा? ये प्लस में कार बचा मेरा, कार। तो बही प्लस कार, बही विसर्ग के साथ, और कार मेरा शब्द है। और इधर से जो बही शब्द था, आप याद रखना, अगली बार मैं हर बार कहता हूँ कि भाई नई नई चीज़ सीखो, बही जो सही है, बही वो है। अगर आप वहाँ पे इस व्यंजन संधि से करते तो आपको जो मिलता है यहाँ पे क्या मिलता? बही प्लस इसकार। तो ना तो बही सही है और ना इसकार सही है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सार्थक शब्द है और कौन सा नहीं है। तो इसीलिए जो आपका सही संधि विच्छेद होगा वो कौन होगा? बही प्लस कार। बचा ऋग्वेद और महेंद्र। ऋग्वेद खुद से करो यार, एक आधी प्रैक्टिस तो करो। ऋग्वेद और महेंद्र दोनों अपने आप करो। चलिए, तो ये यूपी टेट के क्वेश्चन थे सारे। अब हम देखते हैं यूपी टेट के पेपर 2 के क्वेश्चन। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके यूपी टेट के पेपर 2 मतलब जो 5th से 8th क्लास तक के लिए होता, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आसान हैं। हाँ, इसमें शायद विद्यार्थी में तो पूछा हुआ था कि कौन सी संधि है, बाकी सब में वही संधि विच्छेद ही पूछते हैं कि इन दोनों का संधि विच्छेद बताइए। तो अब जैसे मैंने पिछली बार ये यूपी टेट 1 वाले क्वेश्चन करे थे आपको 1 by 1 बता के, अब मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है। निर्गुण आसान है यार, ये तो भानुदय, भानु प्लस उदय, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, आसान है यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो फिर? चलो करके देखो फटाफट। निर्गुण क्या है? किसकी मात्रा आ रही है? रे आ रहा है, और रे भी कहाँ पे आ रहा है? सिर पे चढ़ के बोल रहा है, तो अधूरा रे है। तो सीधी सी बात है, जब अधूरा रे है तो इसका मतलब या तो किस में आएगा? किस में आएगा? जल्दी बोलो यार। या तो विसर्ग में आएगा, रे हो जाना, या फिर किस में आएगा? अपनी स्वर संधि में। किस में? स्वर संधि में भी कौन सी? गुण और, जल्दी बोलो, गुण और यण में, ठीक है ना? तो गुण और यण में आने के लिए, स्वर में आने के लिए क्या है भैया? इधर स्वर होना चाहिए और इसके पीछे क्या होना चाहिए? यहाँ पे वो भी स्वर होना चाहिए, यही तो है। अगर मैं इसको देखूं तो ये नी तो समझ में आता है मेरी, मैंने रे यहाँ पे ले लिया हलंत के साथ, और पीछे क्या है? गुण। तो रे तभी तो आएगा जब पहले स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, यण संधि तो जब भी लगेगी। पीछे लेकिन व्यंजन है तो इसकी बात ही खत्म, स्वर संधि की बात ही खत्म। बात आती है किसकी अब? विसर्ग की। विसर्ग में रे कब होता है? कि जब आप विसर्ग से पहले क्या हो? ए या आ को हटा के बाकी कोई भी अन्य स्वर हो। यहाँ पे मैंने ये सारे रूल आपको लिखवा रखे हैं, तो वहां से देख लेना। विसर्ग से पहले अन्य स्वर हो, ए आ नहीं होने चाहिए, तो अन्य कौन सा? यहाँ पे ई है, विसर्ग आ गया, और पीछे यहाँ, और विसर्ग के बाद कौन कौन सा होना चाहिए आपका? आ होना चाहिए, ऊ दोनों होने चाहिए, और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग यानी कि वर्टिकल वाले वो होने चाहिए। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए? ये रे वे होने चाहिए, यही तो है। ऊष्म इसमें आता नहीं है, तो यहाँ पे देखो
क ख ग, क ख ग, सीधी सी बात है भैया, ग किस में है? तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे ग है, तो इसका मतलब ये सेट बैठ रहा है कि लो जी विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद तीसरे नंबर का है, तो ये जो विसर्ग है ये भाई साहब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमें पता है। तो इसका मतलब इस रे की जगह हम क्या रख सकते हैं? विसर्ग। तो विसर्ग में जब रखा तो ये क्या हो जाएगा? नी प्लस गुण, बन गया निर्गुण। भानु उदय, मैं नहीं बता रहा हूँ भैया, अपने आप करो फटाफट। और क्या है ये? क्या हो रहा है ये? सबसे पहले वाली संधि है ये, स्वर संधि का भी सबसे पहला कौन सा? दीर्घ। दीर्घ में क्या हो जाएगा? ये भानु बड़े ऊ की मात्रा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो किसकी जगह आएगा? ए या आ का, सॉरी, ऊ या बड़े ऊ का संबंध किससे हो जाए? जब ऊ और बड़े ऊ से ही हो तो क्या रिजल्ट निकलता है? बड़ा ऊ आता है। तो ये भानु उदय, तो यानी कि भान, तो मेरी समझ में आ गया। और क्या जुड़ेगा यहाँ पे? ऊ या बड़ा ऊ, और उधर उदय, तो ऐसा करके जोड़ लो यार फटाफट, भानु उदय बन जाएगा इसका। संधि होगी ऐसे, ये महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? ऊ लगा हुआ यहाँ पे, और ये महो, ओ की मात्रा आ रही है। ओ की मात्रा कब आती है? जब आप क्या करते हो? आ का संबंध, आ या आ का संबंध किससे? छोटे ऊ या बड़े ऊ से करते हो। तो यानी कि क्या हो गया ये? महा प्लस उत्सव। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आ की मात्रा आ रही है, तो आ का संबंध किससे हो रहा है? ऊ से। तो ये जो संधि है किसमें? ओ में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये ओ में होगी तो इसके पहले कौन है? मह, मह ओ, तो ये बन जाएगा महो, और आगे का उत्सव, बेचारा ऊ इसमें आ गया तो तत्सव ये बनेगा, बन गया महोत्सव। ये ऐसे लिखा जाएगा गलत लिख रखा मैंने भी जल्दी में। महोत्सव हो गया, तो अब कौन आ गया? उड्डयन। उड्डयन, उड्डयन, जल्दी जल्दी याद करो क्या होगा उड्डयन का? क्या क्या लिखा हुआ है इसमें भाई? अपने को तो यही तरीका आता है कि भैया ऊ डे, फिर पूरा डे है किसके साथ? स्वर ए के साथ, यह ए स्वर के साथ, और न ए स्वर के साथ। यही है अपना ध्वनि लेवल, जिसमें स्वर व्यंजन अलग हो जाएं। तो अब ऐसी जगह देखो जहाँ टूट सकता हो, ये अयन, ये तो बात सही आ रही है। डयन, डयन तो ये बन सकता है पूरा। ये डे किसकी जगह आएगा? फटाफट याद करो यार, ये डे किसकी जगह आता है? तो हमें एक नियम पता है कौन सा, और ये डे के साथ ही आ रहा है भाई। जब डे डे के साथ आ रहा है, सेम के साथ आ रहा है, या फिर इसी तरीके से आ रहा है, तो हमें एकदम याद आता है कि भैया ये व्यंजन संधि हो सकती है। और व्यंजन संधि में कौन सा? पहले वाला नियम। सबसे पहले वाला नियम क्या है? कि आपका तीसरे वर्ग में बदल जाना। कि जब पहले वाला वर्ग आपका कौन सा था? पहले वाला कै, चे, टे, टे, ते, पे, इनका संबंध किससे हो जाए? तीसरे से, चौथे से और पांचवे से हो जाए, अंत्यस्थ से हो जाए, या फिर ए आई किसी स्वर से हो जाए। चलो जी लगा के देख ले। तो ये जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसी के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो तीसरा किस में आता है? टे, ठे, डे, डे में आता है। चलो जी, इसका मतलब डे कन्वर्ट हो रहा भाई, डे अपने आप आ रहा है। तो इसका मतलब जो पहले वाला अक्षर है वो क्या हो सकता है? उठ हो सकता है। उठ हो सकता है भाई, लेकिन ये जो उठ है, उठ नाम का कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो ये पहले वाला नियम ही खत्म हो गया। आगे सोचना ही नहीं है। जब पहले वाला नियम खत्म हो गया तो अब कुछ और सोचो। अरे मेरे भाई, कुछ और सोचने की जरूरत क्या है? दूसरा कहाँ पे आता है डे? दूसरा आता है कि जब तय के बाद आ जाता है। याद है ना? तय संबंधी नियम, मैंने कहा था तय संबंधी नियम इंपॉर्टेंट है, उसके कई सारे पार्ट हमने करे थे। तो उसमें एक पार्ट जो है तय संबंधी नियम वाला, उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तय के बाद, कौन से वाले तय के बाद? इस हलंत वाले तय के बाद आपको यहाँ पे डे नजर आ जाए, और साथ में क्या हो जाएगा? इसके साथ में एक और भी तो आता है ना, दय। तो तय के बाद अगर डे और दय दोनों आ जाएं, तो ये वाला जो तय है ये भाई साहब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बाकी जो है वो ऐसा कैसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ दोनों चीजें हमें मिल गई कि ये वाले की जगह कौन आएगा? इस डे की जगह कौन आ जाता है? तय आ जाता है। और अपना आगे बाकी डे तो यहाँ है ही, ये दिख गया यहाँ पे। तो मेरा जो इसका संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा? उत प्लस डयन। उत प्लस डयन। और कौन से टाइप की संधि होगी ये? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि में भी कौन सी हो गई? जिसमें कि तय के बाद डे और दय दोनों आते हो, तो ये उस टाइप वाली व्यंजन संधि हो गई आपकी। अगला कौन सा था? उड्डयन का दिग्गज। तो दिग्गज में तो बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए भैया आधा ग है, तो आधा ग वही रूल के हिसाब से कौन से में? जिसमें कि थर्ड वाले में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हमने पहले इसके लिए देखा था कि भाई डे, तो उसमें तो उठ आ गया था, तो उठ पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो हटा दो उसको। यहाँ पे गे आया,
और गे किसकी जगह आएगा, सेम अपने वाले वर्ण में ही आता है ना, तो अपने वाला वर्ण कै का, इसका गे का वर्ण कौन है, कै, तो इसका मतलब जो इससे पहले वाला शब्द होगा वो क्या होगा, दिक होगा। दिक प्लस गज का अगर संबंध होगा तो एक दिक का, और नियम पहले वाला व्यंजन संधि का सबसे पहला तीसरे में कन्वर्ट होने वाला, उसमें क्या था कि पहले वर्ग का अगर कोई भी व्यंजन आता है और उसका संबंध किससे हो जाए, किसी स्वर से हो जाए, या फिर तीसरे चौथे पांचवें से हो जाए, या अंतःस्थ से हो जाए, तो पहले वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने वाले के ही तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और कै का तीसरा कौन है, गे, तो इसीलिए दी इसमें कन्वर्ट हुआ, कै की जगह कौन आ गया भाई साहब, आधा गे आ गया। ये गे जब पूरा है अपना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बन गया दिग्गज। तो इसका जो संधि विच्छेद हुआ वो क्या हो गया, दिक प्लस गज। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताना भाई। अब बचे 3, तद्धित, उद्विग्न और विद्यार्थी। यार प्रैक्टिस कर लो, कुछ तो प्रैक्टिस करो। ये करोगे तुम, मैंने छोड़ दिए, हाथ खड़े कर दिए भाई, थक गया मैं बताते बताते। चलिए खैर कोई नहीं, मैं फिलहाल ये आप प्रैक्टिस करिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप कर लेंगे। तो ये जो अभ्यास की जो हमने श्रृंखला चलाई थी संधि की, इसका पहले वाला पार्ट खत्म हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होता जा रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम कम हो। अब इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लेके आएंगे जो यूपी पुलिस एसआई में या फिर पीसीएस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कुछ संधि के, तो वो लेके आते हैं इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में। अभी तक हमने करीब करीब कितने 18-19 क्वेश्चन तो कर दिए, तो इसको यहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले में भी हम करीब 20 से 25 संधि के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम संधि के ही बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए अपने जानने वालों में जो इस तरीके के एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उन तक हमारा वीडियो पहुंचाइए। शायद उनके काम आ जाए, अगर आपके काम ना आए तो उनके काम आ जाएगा। धन्यवाद।